नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी भाषा बोध व्याकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। भाषा बोध का पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीसरा प्रश्न है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं? तो उसमें पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। वाच्य के भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है, तो इसमें कर्मवाच्य है, वो कर्म कर रहा है इसलिए कर्मवाच्य। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना। अगला प्रश्न है, आग बबूला होना का अर्थ है, तो क्रोध करना। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो रस नहीं है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये शब्द शक्ति के भेद हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। 13वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया की विशेषता बताई जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है, तो सही न्याय करना। अब रिक्त स्थान देख रहे हैं हम। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं या कर्मवाच्य होता है, तो रिक्त स्थान में कर्मवाच्य आ जाएगा। वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है, तो क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है, रिक्त स्थान में क्रिया आ जाएगा। रिक्त स्थान भरे हुए हैं पहले से ही। अर्थ के आधार पर प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विद्यालय में संधि है, तो विद्यालय में स्वर संधि है। विद्यालय, हिमालय, ग्रंथालय, पुस्तकालय, ऐसे शब्दों में दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है, विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य कहलाते हैं, तो मुहावरा कहलाते हैं, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना है, तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरा है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह क्रिया होती है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये सकर्मक रिक्त स्थान है यहाँ पर। उसके बाद में समास के भेद हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये 6 भेद समास के होते हैं। चौराहा में समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि इसका प्रथम पद चौ है, चौ मतलब 4। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा, पंचवटी, नवरत्न, पंचतत्व आदि। अगला है, शब्द शक्ति के प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। दिए गए कथन के सामने सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो यह सत्य है। कृतवाच्य भाव प्रदान होता है, तो यह असत्य है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है, तो यह भी असत्य है, सकर्मक रहती है। लोक धन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो यह सत्य है, लोकोक्ति में गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, उससे खाना नहीं खाया जाता में भाववाच्य है, तो यह सत्य है, उससे खाना नहीं खाया जाता, यह जो वाक्य है भाववाच्य है, यह सत्य है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पढ़ना, तो यह भी सत्य है, सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। मुहावरों और लोकोक्तियों लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो यह सत्य है, मुहावरों और लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती,
विधानवाचक वाक्य है तो यह असत्य है। विधानवाचक वाक्य में एक ही क्रिया रहती है। मुहावरे और लोकोक्ति एक ही हैं तो यह असत्य है। मुहावरा अलग है और लोकोक्ति अलग है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है तो यह सत्य है। उपकार मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है और उपकार न मानने वाले के लिए कृतघ्न होता है। अगला प्रश्न है अपना, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर पर द्वंद्व समास लिखना है। उसके बाद में दूसरा है रसोई घर में समास है तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है तो ये सही जोड़ी यहाँ पर आपको लिखनी है 2 नंबर पर तत्पुरुष समास। उसके बाद में तीसरा है त्रिभुवन में समास है तो त्रिभुवन में द्विगु समास है तो ये 3 नंबर पर लिखना है। त्रिभुवन में जो पहला पद है त्रि मतलब 3 संख्यावाचक है इसलिए द्विगु समास है। अगला है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है तो एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है अंधे की लाठी तो ये 4 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में 5वां है अपना दांत खट्टे करना तो इस मुहावरे का अर्थ होता है परास्त करना तो 5वें में आ जाएगा परास्त करना तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी लिखनी है। शब्दों का सार्थक समूह तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है तो यहाँ पर वाक्य लिख देंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह समास कहलाता है ये 2 नंबर पर लिख देंगे। यहाँ पर लोकोक्ति को कहते हैं तो लोकोक्ति को लोगों द्वारा कहा गया कथन कहते हैं तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में अगला है क्या राम चला गया वाक्य क्या है। क्या राम चला गया वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्न पूछा गया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्नवाचक तो ये 4 नंबर पर आ जाएगा। अगला है जंगल में लगने वाली आग तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल एक शब्द में तो यहाँ पर आ जाएगा दावानल 5वें नंबर पर तो ये सही जोड़ी बन जाएगी। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए इसमें पहला प्रश्न है वाक्य क्या है तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न है ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती हैं और जुबान पर चढ़ जाती हैं क्या कहलाती हैं तो ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती हैं और जुबान पर चढ़ जाती हैं वे लोकोक्ति कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न है बिजली गुल हो गई यह वाच्य का कौन सा प्रकार है तो यह कर्मवाच्य है बिजली गुल हो गई। उसके बाद में अगला है समुद्र मंथन करना इस मुहावरे का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। यहाँ पर अर्थ लिखना था समुद्र मंथन करना का अर्थ है तो समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है तो ओज गुण होता है। जहाँ पर वीर रस की कविता होती है वहाँ पर ओज गुण होता है। वीर रस और ओज गुण एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है विरोध करने के लिए सही मुहावरा लिखिए। अगला प्रश्न है 7वां शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है तो शब्द की प्रथम शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। इसे प्रथमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। प्रथम शब्द शक्ति होने के कारण इसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरी व्यंजना तीसरी लक्षणा। अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। अगला है मीठी वाणी बोलने वाले को क्या कहा जाता है तो मीठी वाणी बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है। अगला है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। अगला है इति श्री होना मुहावरे का क्या अर्थ है तो इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। 13वां प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। पहला पद प्रति जो अव्ययी है इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी तो दो स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि होगी। 15वां प्रश्न है जिसकी आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा तो जिसकी आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। अगला प्रश्न है किए गए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा तो किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। उसके बाद में 17वां प्रश्न है पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का क्या अर्थ है तो पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ है हर तरफ से लाभ होना। 18वां है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है
तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना। 19वां है एक और एक 11 होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो एक और एक 11 होना मुहावरे का अर्थ है एकता में शक्ति होना। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। तो आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी भाषा बोध व्याकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।